हेलो एवरीवन, कैसी है जनता। आई होप सबके एग्जाम्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सबकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ठीक है, और एग्जाम्स में भी हम सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे आईएमओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मेंटल एबिलिटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट ग्रेड के क्वेश्चंस 5 to 8 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, and we have the first question which is related to the cubes and dice, right? So in this question what we have given four different positions of a dice और कुछ numbers यहाँ पर लिखे हैं और हमने find करना है what is the number which is opposite to the phase one। तो opposite to the phase one कौन सा नंबर है ये हमने बताना है। So let's check। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। इन गिवन 1 2 3 और 4 डाइसेस में मैंने यहाँ पे इनका नेम डाल दिया 1 2 3 4, और इसमें हमने चेक करना है कि कौन सी ऐसी दो डाइस हमें दिख रही हैं जिनके ऊपर अगर हम मार्क्स जो दे रखे हैं, मींस जो नंबर्स हमें दे रखे हैं, वो नंबर देखेंगे कि दोनों में एक नंबर कॉमन हो, बाकी डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मैं थर्ड और फोर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डाइस नंबर 3 और 4 या क्यूब नंबर 3 और 4 को अगर हम देखें, तो आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे नंबर 4 3 और 4 में जो है कॉमन है, यानी एक सिंगल नंबर दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाकी सारे डिफरेंट है। बाकी के टू फेसेस पे जो नंबर दिख रहे हैं वो दोनों डाइसेस में डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन था उसको हमने दो बार लिख दिया, यानी 4 दोनों में कॉमन था तो टू टाइम्स हमने इसको लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट वाले, या अगर मैं डाइस नंबर 3 देख रहा हूं तो इसमें आप देखोगे जो 4 कॉमन था उसका नेक्स्ट नंबर क्लॉकवाइज चलना, आपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है, ये याद ध्यान रखना। स्टेप हमारा होगा क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज में जो जो नंबर्स आते जाएंगे वो इस 4 के आगे लिखते चलिए। तो क्लॉकवाइज में पहला नंबर आया 6, नेक्स्ट क्लॉकवाइज नंबर आया 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला खत्म हो गया। नाउ सेकेंड वाला अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे 4 का नेक्स्ट नंबर, सेम रूल अप्लाई करेंगे। 4 का नेक्स्ट नंबर है 1, तो यहां 1 हमने लिख दिया, और फिर 1 का नेक्स्ट नंबर क्लॉकवाइज में आएगा 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब आप चेक करो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इस तरह से नंबर मिल रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में अपोजिट फेजेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यानी 6 का अपोजिट फेज जो है वो 1 है और 5 का अपोजिट फेज जो है वो 2 है। राइट, तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा नंबर अपोजिट टू फेज 1 होगा, तो अपोजिट टू फेज 1 जो आएगा दैट विल बी द आंसर नंबर 6 हियर। राइट, सो अब चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है जो बिल्कुल सही मैच करेगा। यस, दैट इज ऑप्शन डी। राइट, सो ये था क्यूब्स एंड डाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आईएमओ में क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं और बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है नंबर ऑफ क्यूब्स वी हैव टू काउंट हियर गिवन फिगर में, और लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो पार्ट 1 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, पार्ट 2 में भी देखते हैं। इसमें आप देखिए ये जो हमारे पास क्यूब गिवन है, अगर मैं इस वाले क्यूब को, यानी ये पूरे का पूरा जो स्लैब बोल लीजिए या पूरे का पूरा एक सेट बोल लीजिए, इसको अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे जो है हम इसको ले सकते हैं 3/3, यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इधर हमें मिले 9। ठीक है, अब सेम स्लैब जो है वो यहां पर भी है, ये भी हमें जो स्लैब दिख रहा है ये भी पूरे का पूरा जो है वो 3/3 वाला है। तो टोटल यहां पर हमें जो मिलने वाले हैं ये भी 9 होंगे टोटल। ठीक है, अब बचा ये बीच वाली वॉल, इसको अगर हम चेक करें तो यहां पर टोटल 1 2 एंड 3, यानी इस पार्ट पे टोटल 3 क्यूब्स है। तो अगर हम टोटल क्यूब अब चेक करें, सो वी हैव 9 plus 3 plus 9 which is equal to 21, right? So in this way our answer will be option C here. So let's check answer जो है वो हमारा सही है या नहीं। So yes, that is right. So here we have the right answer which is option C, total number of cubes we have 21, right? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अगेन एक्चुअल आईएमओ बेस्ड क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर्स में से एक क्वेश्चन है जो हमें आज डिस्कस करना है। लेट्स चेक। अगेन पजल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें ऑब्जर्वेशन जो है वो ये देखना है कि किस तरह से ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं, मतलब
अपर स्क्वायर में हमारे पास डी आई दिया है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा गिवन ऑप्शन में से। ठीक है, तो अब चेक करो। अब देखो एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक यहां पर हम लोग लेकर के चलते हैं। आपको सिंपली जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें नंबर और अल्फाबेट मिक्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले अल्फाबेट की ऑर्डर्स जो होता है, अल्फाबेट्स की जो पोजीशन होती है, उसको आप जरूर लिख लो। उससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाता है। जैसे डी जो है वो नंबर 4 पे होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज 4। द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ आई इज 9, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि ओके दिस इज 4 एंड 9, तो इसके बेस पे नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? दोनों में 5 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वाला भी 5 ऐड कर दूं तो 14 नंबर वाला अल्फाबेट इधर आ सकता है। ठीक है, बट नहीं, अभी मुझे नंबर्स पे भी ध्यान देना है। तो आप देखोगे कि ये जो 4 है और जो नीचे 2 प्लस 2 है, इनमें कहानी सेम है। सो योर स्टोरी इज सेम, दैट इज ये जो 2 प्लस 2 मिला, यानी नीचे वाले नंबर का सम करें तो वो आ रहा है 4, और 4 नंबर पे जो अल्फाबेट है दैट इज इक्वल टू डी, तो यानी यहां पे वो डी लिख रहा है। ठीक है, अब सेम लॉजिक अगर मैं यहां पे अप्लाई करता करता हूं तो देखते हैं कि वो सही चल रहा है। तो अगर मैं 6 प्लस 3 का सम देख रहा हूं, 6 और 3 का, तो ये मुझे 9 मिल रहा है। और कौन सा अल्फाबेट पोजीशन नंबर 9 पे होगा वो हमें पता है, दैट इज आई। सो यहां पर आई लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल सही लॉजिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट भी हमें क्या करना है, 9 प्लस 12, सो दैट इज इक्वल टू 21। अब आपको देखना है कि नंबर 21 जो है वो किस अल्फाबेट का ऑर्डर है, राइट। तो T20 होता है और T के बाद U आता है, दैट इज 21। तो यहां पर हम किसको फिल करेंगे, कौन सा अल्फाबेट आएगा, दैट इज U हियर। तो यानी आंसर इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। सो चेक करते हैं आंसर इसका क्या मिल रहा है हमें। यस, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी। हम एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बॉटम में जो नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स का सम जो है वो हमें उस पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऑर्डर के बारे में बता रहा है जो ऊपर स्क्वायर में लिखा है। यानी 4 है तो डी लिखा जाएगा, इधर सम 9 आया तो इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर 9 पे आएगा, आई। और अगर इधर सम मेरे पास 9 प्लस 12 जो कि 21 बना था, तो 21 ऑर्डर पे जो अल्फाबेट होता है वो होता है यू, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो आई होप इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि जब ये क्वेश्चन आईएमओ का बन रहा है तो हमें किस वे से सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो टेक यू सम टाइम, ट्राई दिस वन, देन वी विल डिस्कस। Okay, so let's start. So what we have given here, वरुण इज मेघाज ब्रदर। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है, पहला आपने एक चीज जो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है कि जो मेल होता है, मेल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस का, और फीमेल के लिए हम सिंबल यूज करेंगे यहां पर माइनस का। ठीक है, और अगर कपल है मतलब हस्बैंड वाइफ है तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सिंपल रिलेशन है तो उसमें एक सिंगल हेडेड एरो वाला जो है वो उससे काम चल सकता है हमारा। तो अब इन्हीं सिंबल्स को यूज करेंगे और एक फैमिली ट्री जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक ट्री जो है प्रॉपर कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट वी हैव गिवन, वरुण इज मेघा's ब्रदर। ओके, सो वरुण एंड मेघा, राइट। सो वरुण इज मेघा's ब्रदर, यानी वरुण जो है वो मेल है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वरुण इज मेघा's ब्रदर। तो इन शॉर्ट फॉर्म हमें गलती ना लगे तो मैं ब्रो एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे जो है ब्रदर की वो लिख लेता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि वरुण इज ब्रदर ऑफ मेघा। ठीक है, तो बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तक की कहानी के हिसाब से मेघा मेल है या फीमेल है वो हमें नहीं पता, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है कि जब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर जब तक हमें जेंडर कंफर्मेशन जो है वो प्रॉपर समझ नहीं आ जाता, तब तक हम अपनी तरफ से यानी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक
हम अपनी तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ नेम ये नहीं कह सकते कि ओके इसका नेम जो है वो साउंड कर रहा है फीमेल का तो ये फीमेल होगा और मेल है तो मेल होगा, कभी नहीं करना है ऐसी गलती। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम मेघा के जेंडर के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में पता चल सकता है। सो देखते हैं क्वेश्चन कंप्लीट होने तक। निहाल इज जयस फादर, राइट। सो निहाल जो है वो जयस फादर है। ओके, सो यहां पर हम नेक्स्ट लिख लेते हैं निहाल, एंड निहाल इज द फादर ऑफ जय, राइट। तो ये हमने क्योंकि फादर बोला है तो प्लस आ गया इधर, राइट। तो यहां पर भी छोटा सा हम लोग फादर के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, रितु इज मेघाज मदर। ओके, सो रितु इज मेघाज मदर। सो हियर इज रितु, मदर बोला है तो मतलब फीमेल है, तो यहां पर हम लोग रितु के लिए यूज कर लेंगे माइनस साइन। सो रितु इज मेघास मदर, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव गिवन वरुण एंड जे आर ब्रदर्स। तो वरुण और जे दोनों ब्रदर है, तो जे के केस में देखिए आप यहां पे चेक करोगे मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अब बोला कि ये दोनों ब्रदर हैं आपस में, तो हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, और यहां पर हमने एक एरो लगा दिया, सो ये भी क्लियर हो गया कि ये लिंक हमें मिल गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा था हाउ इज रितु रिलेटेड टू निहाल। ओके, अब देखो रितु मेघा की मदर है और मेघा के दो ब्रदर हैं वरुण एंड जय, तो इसका मतलब हुआ कि जो निहाल है वो जय का फादर है, यानी वरुण का भी फादर है मेघा का भी फादर है। तो रितु और निहाल जो है ये आपस में इनका जो रिलेशन हम देख पा रहे हैं वो है हस्बैंड वाइफ का, तो इसलिए हाउ इज रितु रिलेटेड टू निहाल, देन आंसर इज वाइफ। सो रितु इज द वाइफ ऑफ निहाल। बोलिए, पूरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमने ट्री बनाया बिल्कुल सही बनाया, और यहाँ पे मैं मेघा के लिए जो है क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पर जेंडर के केस में जो है लिखूंगा। अब अगर आपसे पूछा होता कि हाउ इज मेघा रिलेटेड टू वरुण और हाउ द जय इज रिलेटेड टू हाउ द मेघा इज रिलेटेड टू जय, देन उस केस में यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि मेघा का हमें जेंडर नहीं पता पूरे सिचुएशन में कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर मेघा के बारे में क्वेश्चन पूछा होता, बट फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो रितु और निहाल को लेकर के पूछा था, और बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर है कि रितु एंड निहाल दे आर हस्बैंड वाइफ, तो रितु इज द वाइफ ऑफ निहाल। तो ये बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है, और उसके बेसिस पे हमने जो आंसर मार्क किया है वो है आंसर फोर्थ ऑप्शन, राइट। तो यस, सो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप इस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, पहला मेल और फीमेल के लिए प्लस और माइनस सिंबल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कपल के लिए सिंबल किस तरह का यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया, राइट। और तीसरी चीज जो हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब तक जेंडर कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है फोर्सेबली ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आप मेल हो या आप फीमेल हो। ठीक है, उस केस में तो जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक हम अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लेंगे, तो उस केस में कांट से वाली सिचुएशन ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो आज के सेशन में एक लेवल इजी मिलने वाला और एक थोड़ा सा आपको यू कैन से कि एक लेवल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इजी लेवल वाला क्वेश्चन है। सो यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक वर्ड गिवन है वैल्यू। ठीक है, और इसका कोड गिवन है, राइट। अब चेक करते हैं पैटर्न क्या बन रहा है यहां पर। अगर हम पैटर्न की बात करें तो V के बाद W आता है एंड देन X आता है, यानी V से X तक पहुंचने के लिए मुझे 2 स्टेप आगे जाना पड़ रहा है। सो इसलिए ये बना +2, V2X +2। A के बाद C आना है, तो A से C तक जाने के लिए B एंड C, दैट मींस अगेन 2 स्टेप्स आगे जाएंगे। Further, L2N 2 steps, U2W 2 steps, E2GFG, right? So that is 2 steps. तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो हम पैटर्न देख पा रहे हैं कोडिंग का, वो हमें +2 पैटर्न दिख रहा है।
राइट। सो ऑन द सेम पैटर्न अगर मैं यहां पर मंथ के लिए कोड फाइंड करता हूं तो मंथ में 2 स्टेप आगे जाएंगे, यानी एम के बाद एन ओ। तो एन और ओ यानी फर्स्ट लेटर ओ आ रहा है तो हम साथ साथ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं कि बी तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ओ के बाद 2 स्टेप आगे अगर हम जाएंगे तो पी देन क्यू। सो 2 स्टेप आगे पी एंड क्यू। सो ओ एंड क्यू। तो ओ एंड क्यू अगर मैं देख पा रहा हूं तो आप देखोगे ऑप्शन वाइज। अब देखिए मेरी ऑब्जर्वेशन क्या, मैं साथ साथ में इसको भी सॉल्व कर रहा हूं, साथ साथ में मैं ऑप्शंस को भी देख रहा हूं। सो उससे क्या मेरा टाइम बचेगा। अगर मैं यहां पर लकी रहा तो दैट मींस कि यहां पे फर्स्ट 2 लेटर्स में ही डिसीजन हो जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो ओ के बाद क्यू आ रहा है, ओ क्यू हमें दिखना चाहिए, तो ओ क्यू सी में दिख रहा है, ए में नहीं है, रूल्ड आउट। राइट, डी में नहीं है, रूल्ड आउट। तो इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब हम इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो ये तो हो गया शॉर्टकट फॉर्म की, एकदम फटाफट से डिसीजन लिया, जस्ट ऑब्जर्वेशन भी साथ साथ चल रही है, ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसको चूज कर रहे हैं और आंसर हमें मिल गया। अब एन के बाद नेक्स्ट आएगा दैट इज ओ एंड पी। राइट, तो इधर आ गया पी, फिर नेक्स्ट वन एस टी, टी के बाद यू एंड वी, और ये रहा, और उसके बाद जे विल बी देयर। राइट, तो ये हमारा कंप्लीट जो कोड है वो हमें मिल जाता है। राइट, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई वो ये सिखाई कि आप जब कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम साथ साथ अगर ऑप्शंस में भी नजर डाल रहे हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शन साथ साथ एलिमिनेट होती जाएंगी और हमें आंसर तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेजेस से रिलेटेड। राइट, और इस क्वेश्चन में जो मिरर हमें दे रखा है वो मिरर एम एन जो है यहां पर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी हॉरिजॉन्टली ये मिरर लगा हुआ है और हमने बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। चलिए सो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आई होप आपको मिरर इमेजेस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो हमें यह पता है कि मिरर के नजदीक जो भी पार्ट होगा वो उसकी इमेज में भी उतना ही नजदीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर जो है वो इस तरह से लेकर के चल रहा हूँ और सपोज यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज 0 इज हियर, राइट, एंड ए इज हियर, या आप इसको ओ बोल लीजिए और इसको ए बोल लीजिए, ऐसे देख लेते हैं। तो ओ एंड ए, अगर मुझे इन दोनों का मिरर इमेज देखना है तो जो मिरर के नजदीक अल्फाबेट है वो उसकी इमेज में भी पहले आएगा, यानी ए जो है पहले लिखा जाएगा। राइट, और उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो ए के बाद दिखेगा। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो ऐसी बनेगी। आई होप समझ गए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर मिरर हमारा वर्टिकली फिट है, जैसे मैंने इस केस में मिरर सपोज ये जो हमारा मिरर है एक्स और वाई, ये वर्टिकली फिट है। सो इस वर्टिकल मिरर में अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो लेफ्ट और राइट है वो चेंज होता है। तो वर्टिकल इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होगा, अप और डाउन वाला जो है वो चेंज नहीं होता, अप और बॉटम चेंज नहीं होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल मिरर रख रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, उसका रिवर्स होती है, मतलब अप एंड डाउन ये हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। जो अप है वो डाउन दिखेगा, जो डाउन है वो अप दिखेगा, यानी बॉटम साइड अप साइड चला जाएगा और डाउन साइड जो है वो हमारा अप साइड जो है वो डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, सो अब चेक करो, हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्लू देखना है। बड़ा सिंपल सी बात है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉपरली हम ये देखेंगे अरे ये एरो है ये भी है, तो बाकी की फिगर्स देख लेते हैं, शायद इसी से कोई हेल्प मिल जाए। तो अगर हमारे पास इसका जो मिरर इमेज हमें दिख रहा है उसको अगर हम चेक करें तो ये जो नीचे वाला सर्कल दिया है ये बॉटम साइड पे दिखेगा, यानी यहां पर। ठीक है, और इसका जो हाफ पार्ट डार्क था बॉटम साइड पे वो यहां पर अप साइड डार्क दिखेगा। दूसरा, ये जो ट्राइंगल है ये डाउन साइड आ जाएगी और डाउन साइड में भी ये फ्लिप कर जाएगी, तो यानी कि उल्टा दिखेगा ट्राइंगल हमें कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम ऐसे सोच रहे हैं। सो
उसके बाद ये जो हमें स्क्योर दिया हुआ है, स्क्योर को भी अगर हम चेक करें तो ये भी डाउन साइड पे चला जाएगा, और डाउन साइड में जब हम इस स्क्योर को देखेंगे तो इसका जो डार्क पार्ट है वो भी डाउन साइड में होगा, और व्हाइट पार्ट जो है वो अपर साइड पे होगा। तो आप देखो, इसको इसको और इसको फोकस करो, ये कहां पे दिख रहा है, जो बिल्कुल सही है। आप देखिए, बी एलिमिनेटेड, वाई? बिकॉज ऑफ ए, मैंने बाकी ध्यान दिया नहीं। ठीक है, तो ए से यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है हमारा वो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ट्राइंगल जो है वो एज इट इज आ गया, जबकि ये नीचे आएगा, बॉटम साइड आएगा तो ये इन्वर्टेड होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं था। सिमिलरली डी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ ट्राइंगल की जो पोजीशन है। ठीक है, एक तो पोजीशन चेंज नहीं है, दूसरा इधर ट्राइंगल मेरे पास जो था वो लेफ्ट साइड पे और यहाँ राइट पे है, तो अगर हम मिरर को हॉरिजॉन्टली फिक्स कर रहे हैं तो उस केस में लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा, यानी ट्राइंगल लेफ्ट पे था तो लेफ्ट पे ही होना चाहिए था। C also eliminated because of this triangle, so only answer we have left, that is option A here, right? So this should be the our right answer। बोलिए, है ना मजेदार चीज? यानी हम लोग इसको साथ साथ में, अगर मेरे बेसिक्स अच्छे हैं तो साथ साथ में हम लोग जो है वो ऑप्शन वाइज उसको एलिमिनेट भी करते जा रहे हैं, और लास्ट में वही ऑप्शन बचेगा जो हमें बिल्कुल सही आंसर देगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए हियर, राइट स्टूडेंट्स? सो आई होप यहां तक जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली मजा भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एंड अगेन आईएमओ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, राइट? सो एक्चुअल ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें भी टेक्निक वही लगाइएगा जहां पर हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए फिगर भी चल रही है, फिगर में ये जो डार्क सर्कल और व्हाइट सर्कल इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, और साथ में भाई अल्फाबेट का भी कुछ यहाँ पर सीक्वेंस हमें मिल रहा है। अब पहले अल्फाबेट्स को ही डिकोड करते हैं। अल्फाबेट्स में ए के बाद बी आ रहा है, दैट मीन्स मैं अगर इसको कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न के हिसाब से देखूं तो ये +1, ए से एक स्टेप आगे। बी के बाद डी आ रहा है, तो मतलब यहां पर कितने स्टेप आगे जा रहे हैं? सी एंड डी, 2 स्टेप आगे, 2 स्टेप्स, राइट? बी टू जी, दैट इज ई एफ जी, मीन्स 3 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो अब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे अल्फाबेट लिखा जाएगा वो 4 स्टेप पे आएगा, यानी जी के आगे 4 स्टेप काउंट कर लेते हैं, तो जी के बाद HIJK, सो मीन्स यहां पर डेफिनेटली के लिखा जाना चाहिए। तो अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन ए और बी तो हो गया एलिमिनेट, अब सी और डी बचा। ठीक है, अब सी और डी के ऊपर डिसीजन जो हम लोग लेने वाले कि इन दोनों में से कौन सा राइट होगा, वो हमें सर्कल की पोजीशन से पता चलेगा, राइट? तो सर्कल की पोजीशन अगर हम देखें तो अब आप एक चीज यहां पे नोट कीजिए, ये पोजीशन थी डार्क सर्कल और व्हाइट सर्कल, ए टू बी हम मूव कर रहे हैं 1 स्टेप। तो जैसे ही हम लोग 1 स्टेप मूव कर रहे हैं तो आप देखोगे इस केस में जब ए से बी गए 1 स्टेप आगे गए, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट फिगर में ये जो डार्क सर्कल है ये भी 1 स्टेप क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, और व्हाइट सर्कल 1 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। गॉट इट? अब देखो सेम लॉजिक के ऊपर आगे चलते हैं। बी टू डी जब गए थे तो यहां पर हमने 2 स्टेप आगे का जो हमारा अल्फाबेट था वो हमने काउंट किया। तो अब देखते हैं कि यहां के बाद जो थर्ड फिगर है, मैं यहां पे नेम भी दे देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। सो थर्ड फिगर पे अगर हम यहां पर चलें, सेकंड टू थर्ड, तो सेकंड टू थर्ड में अगेन क्या हो रहा था? डार्क क्लॉकवाइज, व्हाइट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब जो थर्ड फिगर में होना चाहिए वो डार्क जो था वो 2 स्टेप, यानी अगर इधर हम 2 स्टेप आगे गए हैं तो डार्क भी क्लॉकवाइज 2 स्टेप आगे चलेगा, यानी 1 स्टेप देन 2 स्टेप, यानी डार्क की पोजीशन यहां होनी चाहिए जो हमें यहां दिख रही है थर्ड में, और ये 2 स्टेप आगे चलेगा मींस इधर होना चाहिए, राइट? सो इधर ये पोजीशन भी दिख रही है, बिल्कुल सही है, राइट? अब उसके बाद नेक्स्ट फिगर पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट फिगर में अब आप देखोगे हमें कितने स्टेप इन सर्कल्स को मूव करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज 3 स्टेप्स, राइट? तो 3 स्टेप देखते हैं। तो हमारा जो डार्क वाला सर्कल था वो मूव कर रहा था क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में 3 स्टेप का मतलब हो गया ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, यानी अब यहां पर डार्क जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, और जो अपने वाला ये व्हाइट सर्कल था
ये हमारा अगेन यहाँ पर डार्क वाला जो था वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, डार्क वाला एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, और व्हाइट वाला जो है हमारा दैट इज इस पर्टिकुलर केस में यहां पर चल रहा है। तो इसमें हम लोग मूव करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, आई रिपीट, यहां पर मैं फिर से अपने वर्ड सही कर रहा हूं। हमने थर्ड फिगर से फोर्थ फिगर में जाने के लिए जो व्हाइट सर्कल है उस व्हाइट सर्कल को हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप पहुंचेगा, राइट। और तो जब ये 3 स्टेप बनेंगे तो ये यहाँ पे पोजीशन आएगी, और जो हमारा ब्लैक सर्कल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 स्टेप आगे चल रहा है, तो इसकी पोजीशन ये आ रही है। ठीक है, अब फोर्थ के बाद जो हमारा फिफ्थ फिगर है उसको चेक करते हैं। तो फिफ्थ फिगर देख लेते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ फिगर आ रहा है उसमें अगेन डार्क वाला क्लॉकवाइज चलेगा, बट कितने स्टेप, यहां से जब हम यहां गए थे तो हमने 4 स्टेप मूव किया था। तो अब देखते हैं कि इसका फोर्थ स्टेप कहां पे होगा। तो दैट इज 1 2 3 एंड 4। मतलब इधर जो है हमारा डार्क सर्कल होना चाहिए नेक्स्ट फिगर में, और ये एंटी क्लॉकवाइज व्हाइट वाला मूव करेगा 4 स्टेप, यानी 1 2 3 एंड 4। तो इधर हमारा व्हाइट सर्कल होना चाहिए। गॉट इट। तो ये पोजीशन देखते हैं हमें कहां पर नजर आ रही है। अगर सी और डी में अगर हम देखें तो सी और डी में एग्जैक्ट फिगर जो हमें दिख रहा है डार्क और व्हाइट की ये पोजीशन जो इससे मैच कर रही है, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। गॉट इट एवरीवन। सो आई होप यहां पर आपको ये क्लैरिटी मिल गई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। सो आईएमओ बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। सो अगेन यहां पर फिर से मैं बता देता हूं कि लॉजिक जो हमने यूज किया, जितने स्टेप हम अल्फाबेट्स में मूव कर रहे थे आगे, उतने ही स्टेप जो है डार्क और व्हाइट सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव करने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी अच्छे क्वेश्चन के साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सीक्वेंस टेस्ट। कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से चल रहा है, तो एक बेसिक सीक्वेंस बना करके हमें इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व। रमन obtained more marks than Amit। चलिए, सो रमन इज देयर, रमन इज ग्रेटर देन अमित, राइट। तो मार्क्स ऑफ रमन ग्रेटर देन अमित आ गए, बट लेस देन सुमित। सो दैट मीन्स सुमित के मार्क्स रमन से भी ज्यादा हैं, तो सुमित यहां पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गिवन राज obtained more marks than विराट। ओके, सो राज के मार्क्स विराट से ज्यादा हैं, सो राज इज ग्रेटर देन विराट, बट लेस देन हर्ष। सो हर्ष के मार्क्स राज से भी ज्यादा हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि सुमित ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन विराट, यानी सुमित के जो मार्क्स हैं वो विराट से कम है। तो यानी मुझे क्या करना है, इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को विराट के आगे ग्रेटर देन साइन लगा करके हम लोग फिट कर देते हैं। सो सुमित, रमन एंड देन अमित। लीजिए ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम बता सकते हैं मिडल में कौन है एग्जैक्टली अगर वो पूछ रहा है वो बता सकते हैं, या मिडल में दो लोग कौन से बैठे हैं, कौन जो है कम से कम मार्क्स वाला है या कौन ज्यादा मार्क्स वाला है, वो हम सीधा इसको देख के बता सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन था हु ऑब्टेन द लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स के बेसिस में हम देख सकते हैं अमित के सबसे कम मार्क्स थे, यानी डी शुड बी द आंसर हियर, राइट। तो एक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये हमारा जो आईएमओ का एक्चुअल क्वेश्चन है, राइट एवरीवन। सो अमित इज द राइट आंसर हियर जो हमने वहां पे फाइंड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कोडिंग डिकोडिंग के टू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बिल्कुल इजी वाला था जिसमें वो +2 पैटर्न था, और एक थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। अब वो ट्रिक जो है वो देखना पड़ेगा उसमें कि पैटर्न कैसे चल रहा है। सो गिविंग यू सम टाइम, जस्ट थिंक, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको।
Okay, so let's start this one. We have given a word healing. और यहां पर हमारे पास इसका कोड भी गिवन है. ठीक है, अब चेक करते हैं. देखिए, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है कि पैटर्न क्या दिखने वाला है. एच और बी में अगर मैं कोई रिलेशन फाइंड करूं, एच नंबर 8 पे है, बी नंबर 2 पे, यानी 6 अल्फाबेट्स का डिफरेंस है. इधर हमारा ई और एफ 1 का डिफरेंस है, इधर ए और आई 8 का डिफरेंस है, राइट. तो ऐसे अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो हमें कहीं भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, बट कोड तो बना है. अब अगर डायरेक्ट लॉजिक से नहीं बना है तो इनडायरेक्टली कहीं सोचा जा सकता है, तो वो चेक करते हैं. यहां पर अगर हम गिवन जो वर्ड है और इसके कोड है, इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो आपको सारी की सारी पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी. कैसे? ए का कोड बी, यानी ए के बाद बी आता है, दैट मींस यहां पर हम एक स्टेप आगे गए. एच के बाद आई आता है, यहां भी हम वन स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं. और ई के बाद एफ आता है, सो दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड, राइट. अब लास्ट के थ्री में देखें, आई जे दैट इज अगेन +1, जी एच +1, then NO is again +1. तो अब तक की कहानी में क्या था कि जो हमारा मिडल लेटर है, इस मिडल लेटर का जो पहले 3 लेटर्स है उनकी कोडिंग में अगर हम देखें तो ये कोडिंग जो है वो क्रॉसिंग में +1 चल रही है, और लास्ट के 3 लेटर्स की कोडिंग भी क्रॉसिंग में +1 चल रही है. तो जो मिडल लेटर है उसकी कोडिंग अगर देखें तो हमारे पास दैट इज -1, क्योंकि के के बाद एल आता है, यहाँ एल और फिर के लिखा है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, -1, वन स्टेप पीछे जा रहे हैं. सो इस वजह से पैटर्न हमें मिल गया. ठीक है, सो फिर से लॉजिक बता देता हूं, क्या लॉजिक क्या पैटर्न हमने यहां पर अभी डिस्कवर किया. दैट इज मिडल वाला जो पार्ट है, जो मिडल लेटर था उसमें हम -1 यूज कर रहे हैं, मिडल से पहले जो 3 लेटर्स हैं उसमें हम यूज कर रहे हैं +1, और लास्ट वाले जो 3 है उसमें भी +1 यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें बेड टाइम, सो बेड टाइम में भी यू कैन चेक हियर, हमारा एग्जैक्टली जो मिडल में अल्फाबेट है वो टी है. ठीक है, तो टी से एक स्टेप पीछे जाएंगे, दैट शुड बी हियर एस. ठीक है, अब देखो मिडल में मैंने एस निकाला तो इधर मिडल मुझे एस दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, रूल्ड आउट. इधर दिख रहा है, ओके रखना पड़ेगा, इधर दिख रहा है, ओके. ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर, बी का +1 करेंगे, दैट इज सी, यहां हमने किया -1, इधर हो गया +1, और डी का +1 करेंगे तो ये आएगा ई. ठीक है, और यहां पर ई का +1 करेंगे तो बना एफ. तो ई एफ सी एस, अगर हम इतना ही पार्ट देखें तो वो ई एफ सी एस यहां पे भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और इधर हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब डी एलिमिनेट. अब हमें डिसीजन लेना है ए और बी में, तो उसके लिए नेक्स्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो आई के आगे क्रॉसिंग में देखेंगे जे. ठीक है, अब अगर मैं जे यहां पर चेक करूं तो मुझे जे जो है वो सिर्फ बी में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, तो ए एलिमिनेट हो गया, आंसर इज बी है. तो बाकी के दो के लिए कुछ सेकंड्स हमारे जो है वो फर्दर क्वेश्चन में हम बचा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. ठीक है, बट फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं. आई के बाद जे, ई का क्रॉसिंग में नेक्स्ट लेटर आएगा एफ, और एम एन. ठीक है, सो बिल्कुल सही चल रहा है, और आंसर इज ऑप्शन बी है. बोलिए, सो कैसा लगा ये क्वेश्चन, राइट? सो थोड़ा सा ट्रिकी था और मजेदार क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऑप्शन बी था ये हमारा. ओके, सो एक और सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है. सो पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट करें. सो वी हैव यहां पर टोटल 3 फिगर्स, जिनमें कुछ पैटर्न हमें यहां पर दे रखा है, और फोर्थ फिगर में उसी लॉजिक पे हमें बताना है कि इसको नेक्स्ट कैसे कंप्लीट करना है. सो देखिए,
यहां पर अगर हम चेक करें तो एक्चुअली ये एरो इधर से इधर पहुंचा, डार्क हेडेड वाला पार्ट इधर आ गया और व्हाइट पार्ट इधर आ गया, और ये वाला जो था ट्राइंगल वो यहां पे पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सारे के सारे जो ये अपने पास एरो और डार्क सर्कल और अदर जो सर्कल है, व्हाइट सर्कल एंड ट्राइंगल, इनकी जो मूवमेंट हो रही है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है और वन वन स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये वन से हम टू में पहुंच गए, अब टू से थ्री बनाना है, तो टू से थ्री बनाने के लिए इधर होना चाहिए एरो, और ये डार्क सर्कल की पोजीशन यहां पे आ जाएगी, व्हाइट वन इधर आ जाएगा, और ये जो ट्राइंगल पार्ट है वो हमें यहां पर कंप्लीट मिलेगा। तो बिल्कुल थर्ड में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब फोर्थ में, अब आई होप अब आपको सीधी सीधी जजमेंट होगी कि करना क्या है। तो फोर्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो अगेन ये पार्ट इधर आएगा, यानी फोर्थ के केस में ये पोजीशन, राइट। उसके बाद डार्क वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यानी इसको अगर मैं दूसरे वे से देखूं तो ये डार्क वन, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में अगर हम चेक करें तो यहां पर आप देखोगे जो एरो है वो ठीक यहां पर होगा, ये एरो ऐसे होगा। ठीक है, और ट्राइंगल की पोजीशन कहां पे आ जाएगी, इधर। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी फिगर जो है वो इस पर्टिकुलर केस में सबसे बढ़िया नजर आ रही है, जैसा हमने सोचा है। तो दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप देख रहे हो ये एरो यहां पे है, सर्कल डार्क वाला इधर है, व्हाइट इधर है, और ट्राइंगल की पोजीशन ये जो मैंने यहाँ पे रेड इंक में मार्क किया है ये आपको दिख रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। राइट एवरीवन, देखो ई को एलिमिनेट किया जा सकता है, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, वाई ए एलिमिनेटेड। अगर हम सीधा सोचें तो भाई इसमें तो दो डार्क सर्कल है, टू डार्क सर्कल तो कहीं भी नहीं दिखे, तो इसलिए ये एलिमिनेट। टू व्हाइट सर्कल भी कहीं नहीं दिख रहे हैं और एरो भी व्हाइट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी एलिमिनेटेड, राइट। और देन नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो इधर भी आप देखोगे हमारे पास जो ये पोजीशन है ये भी बिल्कुल सही नहीं है, तो डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो ओनली आंसर विल बी हियर ऑप्शन बी। राइट, बोलिए। सो था ना इजी क्वेश्चन, लेकिन इजी होने के साथ साथ मजेदार क्वेश्चन भी था, राइट। और अगेन आईएमओ से रिलेटेड ये एक्चुअल आईएमओ बेस्ड क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। सो वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, और उसी पैटर्न के बेसिस पे हमने फाइंड करना है कि गिवन फोर ऑप्शन में से यहां पर कौन सा फिगर फिट होगा। सो लेट्स चेक। देखिए बहुत क्लियरली अगर हम चेक करें, मूवमेंट देखिए कि फिगर्स की कैसे हो रही है। इधर बिना डार्क किए ट्राइंगल वाला जो पार्ट है वो इधर आ रहा है, फर्स्ट से यहां पर सेकंड में डायगनली, और ये वाला पार्ट जो है वो इधर पहुंच रहा है, यानी लास्ट वाला फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाला नेक्स्ट रो में सेकंड पे आ रहा है, और जो सेकंड वाला है फर्स्ट रो का वो एलिमेंट हमें कहां पे दिख रहा है, सेकंड रो के थर्ड। ठीक है, अब इसी पैटर्न को देखना है। तो पैटर्न क्या था हमारे पास, यहां पर जो पार्ट इधर हम लोग देख पा रहे हैं, अब आप देखिए ये पार्ट इधर आ गया, राइट। सेम पैटर्न, एरोस की डायरेक्शन देखते चलिए, ये पार्ट इधर आ गया। सो दैट शुड बी डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। So only one option is there, that is option A, B eliminated, C eliminated, and D eliminated. Got it everyone? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमारा आईएमओ एक्चुअल क्वेश्चन है, आईएमओ बेस्ड क्वेश्चन है, और डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अब आप चेक कीजिए यहाँ पर जो डिग्री की मूवमेंट है, और फिर उसके बाद डायग्राम को देखिए एंड देन फाइंड द आंसर। सो लेट्स टेक सम टाइम, देन वी विल डिस्कस। ओके,
सो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, तो भाई इसमें हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की पोजीशंस को बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो शिवम है इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट, यानी इस जगह पे शिवम है और इसका फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में बोला ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। सो 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि नॉर्थ ईस्ट में ये यहां पर है, तो इसका जो 180 डिग्री जब मूव करेगा क्लॉकवाइज, मतलब यहां से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ठीक इसके अपोजिट आ जाएगा इसका फेस, यानी अब इसका फेस जो है वो इस तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ। और ये कितना एंगल मिल रहा है हमें? 180 डिग्री का। फर्दर ही सेइंग देन ही अगेन टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज मूव किया 180 डिग्री, अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से स्टार्ट होगा और इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देन ही सेड फाइनली ही टर्न्स 315 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो 315 डिग्री क्लॉकवाइज उसने मूव करना है, ठीक है। तो 315 डिग्री क्लॉकवाइज इस पोजीशन से जाएगा, यहां से मूव करेगा और इधर से मूव करता हुआ ये यहां तक तो उसने कवर कर लिया क्लॉकवाइज में 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में नेक्स्ट अगर मैं यहां पे मान के चलूं कि सपोज ये इसका जो है सीधा सीधा यहां पर 45 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्शन वेस्ट और साउथ जो है ये 90 डिग्री पे और यहां पर ये 45 पे, तो 180 डिग्री से नेक्स्ट 45 डिग्री ऐड किया एंड नेक्स्ट 45 डिग्री ऐड कर दिया, यानी इस पोजीशन तक उसका 180 प्लस 90 डिग्री वो मूव कर चुका है, यानी 270 डिग्री वो मूव कर चुका है, ठीक है। अब इसके आगे मुझे 45 डिग्री और ऐड करने हैं सो दैट हमें 315 डिग्री मिल जाए। तो ऑलरेडी इस पोजीशन को चेक करें तो ये 45 पे था, फिर से रिपीट कर रहा हूं 180 डिग्री प्लस ये वाला जो नेक्स्ट हमने 90 डिग्री सीधा ये मूव कर दिया, यू कैन सी हियर ये 90 डिग्री, और इसके आगे जो हाफ एंगल है यहां तक मूव करेगा, सिर्फ यहां तक मूव करेगा और अब वो यहां मूव करके यहां आ गया, यानी अब क्वेश्चन था इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, तो यहां से अगर देखें तो है तो वो यहीं पे, इधर से सीधा इसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, तो आंसर शुड बी हियर ऑप्शन ए, राइट एवरीवन। सो आंसर इज हियर ऑप्शन ए। पहली मूवमेंट 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फाइनल जो पोजीशन थी ये पूरे का पूरा एंगल जो था ये हमारा टोटल 315 डिग्री मूव कर रहा था और 315 डिग्री मूव करने के बाद वो सीधा यहां से कहां पहुंच गया? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सो आंसर इज ऑप्शन ए। गॉट इट। तो एक और मजेदार क्वेश्चन था ये और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एंगल्स के जब डायरेक्शन सेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं, एंगल्स का सम निकाल के कितने डिग्री मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉजिकल डायग्राम और वेन डायग्राम। सो हियर वी हैव गिवन ट्रायंगल पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडोर गेम्स, जो जो पर्सन इंडोर गेम्स को लाइक कर रहे हैं ये उनके लिए। और जो सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द आउटडोर गेम्स, राइट। और उसके बाद जो स्क्वायर वाला पार्ट है, ये स्क्वायर पार्ट ये टीवी वालों के लिए, दोज आर वाचिंग टीवी, राइट। सो यहां पर तीनों एरियाज हमें क्लियर हो गए। नाउ क्वेश्चन वाज देयर दैट इज which of the following numbers represent people who like to play indoor as well as outdoor games but not like to watch TV? यानी यहां पर अगर हम देखें तो हमें कौन सा कॉमन एरिया देखना है? हमने कॉमन एरिया देखना है आउटडोर और इंडोर का, लेकिन उसमें टीवी का कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए। और टीवी किस एरिया में आ रहा है? स्क्वायर में। यानी सर्कल और ट्राइंगल के कॉमन एरिया में जो नंबर है
वो है 2 और ये नंबर जो है हमारा स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल जो आउटडोर और इंडोर दोनों लाइक करते हैं लेकिन टीवी लाइक नहीं कर रहे हैं, उनका नंबर है 2, दैट इज ऑप्शन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप काफी अपना जो है एक्यूरेसी के बेसिस पे अगर आप चलें तो अगेन अपने जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो यहाँ पर आप इकट्ठे कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे। नाउ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, so now this is our last question and the topic is embedded figures. So ये जो पार्ट हमें इस प्रॉब्लम फिगर का दिया हुआ है, हमने चेक करना है कि ये पार्ट किस गिवन ऑप्शन में एम्बेडेड है या हिडन है, राइट। अब आप देखिए कि ए में कहीं नहीं दिख रहा मुझे, बी में भी इस टाइप की फिगर कहीं नहीं, हाँ ट्राइंगल जरूर दिख रहा है, बट ये वाला जो पार्ट है सेकंड ट्राइंगल, हम ये वाला पार्ट यहां मिस कर रहे हैं, सो बी भी नहीं है और सी भी नहीं, बट clearly we can observe that only this part that is in option D जो आप चेक कर सकते हो वो इससे बिल्कुल मैच करता है, यानी here the figure is embedded. So answer of this question is option D here. Right everyone? So this is our last question जो हमने अभी डिस्कस किया और जिसका आंसर था ऑप्शन डी। तो आई होप आज का जो सेशन है इसमें अगेन आपके जो क्वेश्चंस हैं या उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे या डाउट्स थे, सो काफी हद तक इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और डाउट्स क्लियर होंगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज वी आर स्टार्टिंग जूनियर ओलंपियड कैंप फॉर क्लास 5 to 8, ठीक है। इसके फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं, यू कैन चेक, और अगेन लिंक इज आल्सो गिवन, सो यू कैन रजिस्टर हियर, राइट। और यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना जो है फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। सेकेंडली, वीओएस मैट, अगर आप वेदांतु के साथ कोई भी अपडेट चाहते हो और फर्दर जुड़े रहना चाहते हैं, सो ये फॉर्म फिल कीजिएगा एंड लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हियर we are starting KVPY SA and SX camp also, and the date is 2nd and 8th January, right? So those students are interesting for that, they can also join here, link is given and same link आपको description पे भी मिल जाएगा। And again these are the links जो various social media handles पे आपको दिखेगा, right everyone? सो आई होप आज के इस सेशन में हमने एंजॉय भी किया, हमें मजा भी आया और साथ में समझ भी आया। सो कीप ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए और जितनी ज्यादा और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है क्लियर होते रहेंगे और मार्क्स बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।